जिस परिवार से कुंवर साहब आते हैं, परिवार से मेरा मतलब यहाँ धारा से है, उस धारा के चंद लोग हैं जो लिखते भी उतना अच्छा है और व्यवहार में भी बिल्कुल वैसे ही है। उन्हीं में से एक हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी आज साथ में है। वाजपेयी सर का एक लंबा एसोसिएशन उनके साथ रहा है और मैं ये मानता हूं मेरे जीवन में जो चंद लोग हैं उनमें से एक वाजपेयी साहब हैं जो उतनी ही विनम्रता, उतनी ही सरलता अपने छोटों के लिए रखते हैं। मैं बिना किसी उसके मैं चाहता हूं कि वाजपेयी साहब का जो तजुर्बा उनके साथ का है वो मैं साझा करूं, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रोग्राम साथ में किए और उनका एक बहुत लंबा एसोसिएशन रहा। सर मैं नमस्कार करता हूं आपको। जी नमस्ते नमस्ते। और सबका चलिए जो पटल पे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और ये भी बड़ा विचित्र लगता है सच में रवि की जब इतना साथ रहा हो तो कभी इस स्थिति में और इस तरह से बोलना पड़ता है, लेकिन अब जो है सो है। मैं कुछ बातें बहुत जरूरी है उन पर बात करना, और वो ये है कि क्या है हमारे यहाँ जैसे भारत में एक विचित्र सी परंपरा है, उसकी कुछ विवशताएं भी है। विवशता ये है कि अब जैसे वो कवि सम्मेलनों में जाते थे, नियम से जाते थे और लगातार जाना और भारत के बाहर जाना, तो कहीं ना कहीं कवि सम्मेलनों में कि आप जानते हैं कि एक बहुत सारी एक वहां भीड़ भी होती है, और तो रचनाएं वो मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि लोग फिर वो फरमाइशें भी करते हैं, तो हमेशा वो एक दायरा बड़ा सीमित रह जाता है। तो ये भी है कि जैसे किसी ने तो लिख भी दिया, उन्होंने कोई मतलब उस तरह गलत इरादे से नहीं लिखा, मैं मानता हूं कि उन्होंने कोई लेकिन उन्होंने लिख दिया कि मंची कविता का बड़ा नुकसान, मतलब इसी श्रद्धांजलि देने में ही, तो उनका कोई इरादा गलत नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिमट जाता है दायरा। मैं चाहता हूं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका जो एक विराट योगदान है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, और वहां सबसे पहली कोई बात आती है, वो आती है नवगीत की, क्योंकि गीत के बाद नवगीत आया, और नवगीत हिंदी में आप जानते ही हैं कि जब गजल आई तब भी बहुत बहसें चली और अभी भी चली रही, मतलब बहुत कुछ छन के ठीक ठाक हो गया, लेकिन वो चलता रहता कुछ ना कुछ। और नवगीत को लेकर के भी इतनी बहसें चली और अभी भी चल रही है, कोई समापन नहीं हो गया। तो मैं ये मानता हूं कि डॉक्टर कुंवर बेचैन नवगीत विधा के को स्थापित करने वालों में या उसको आगे बढ़ाने वालों में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मेरे लगता है कीर्ति जी ने उन पे नवगीत पे पीएचडी है, तो शायद और बेहतर भी बात कह पाए। एक बात तो मुझे ये कहनी थी। दूसरा, आप कह रहे थे कि मुझे इस तरह का कार्यक्रम नहीं, तो ये तो चलिए मान लिया कि श्रद्धांजलि है, लेकिन जैसे परंपरा कि अगर किसी के आप बुरे समय में घर जाते हैं तो फिर आपको दोबारा जानबूझ के उसके अच्छे समय में जाना चाहिए। वैसे ही मैं आपसे कहता हूं कि ये चलो श्रद्धांजलि आज हम दे रहे हैं, लेकिन कभी एक अलग से भी कार्यक्रम हो और उसमें वो हम डॉक्टर कुंवर बेचैन के जो दूसरे उनमें मतलब कोई हाइकू पे बात करे कि उन्होंने छंदमुक्त कविताएं भी लिखी हैं। कितने लोग जानते हैं कि छंदमुक्त कविताएं लिखी हैं? कितने, और पांचाली महाकाव्य लिखा है, कितने लोग पता हो? मैंने कहा ना कि कवि सम्मेलन का दायरा इतना सीमित हो जाता है, रचनाएं भी बहुत सीमित हो जाती है। जैसे आप माइक पे पहुंचे, लोग कहते हैं हाँ वो फलानी वाली फला वाली सुनाओ, तो वो हो जाता है, बड़ा स्वाभाविक है। बहरहाल अब बात यह है कि मेरा एक संयोग ये भी विचित्र संयोग रहा कि मुझे लगता है कि ज्यादातर मंचों पे, क्योंकि मेरे वो मन के भी बहुत करीब थे, तो हम साथ ही बैठते थे। ये भी एक अजीब सा संयोग है। अब वो जैसे ममता जी कह रही थी, ये उनकी आदत में था कि वो अच्छा मैं क्या सुनाऊं। अरे मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या कह रहे हो, जो इतना कुछ खजाना है आपके पास, तो क्या, तो लेकिन वही पूछना कि अच्छा मैं क्या सुनाऊं, ये वो भला चीज सुना दो। मैंने कहा हाँ क्या बात है। या कभी मतलब मुझे लगा भी कि माहौल यहाँ पे इस तरह का, मैंने कहा डॉक्टर साहब वो जरूर सुनाएगा। और तो ये भी एक बड़ी बात है। अच्छा, अब एक बात मुझे ये भी कहनी थी, देखिए कि ये जो इंसान वाली बात है, इंसानियत वाली बात है, आप मुझे कह रहे विनम्रता, आप कहीं ना कहीं देखिए वो एक फर्क पड़ता है कि आखिरकार मैं एक ब्यूरोक्रेट रहा हूं, वो तो कहीं ना कहीं उतना विनम्र शायद मैं भी नहीं हो पाता जितना डॉक्टर साहब थे।
तो वो अब देखिए क्या होता है, मेरी मुलाकात जो है मतलब वो मंच पर, मैं युवा कवि जब शुरुआत कर रहा हूँ तो मोती झील में बहुत विराट कार्यक्रम होता था, हजारों की भीड़ होती थी। तब तो ऐसे ही कार्यक्रम होते थे किसी शहर में, और तो वहां वो बिछुआ वाला गीत उन्होंने सुनाया था। तो वो नीरज जी भी थे और बहुत सारे थे, लेकिन उसी के कोई आपातकाल जब लगा हुआ था, वो भी 75 का मेरे ख्याल से वो बाद का समय था, दिसंबर टाइप का होगा कुछ ऐसा। वो कवि सम्मेलन की कहीं कोई रिकॉर्डिंग होना तो वो आदर्श होगी, क्योंकि वहां प्रोफेसर सिद्धनाथ मिश्र बहुत बड़े विद्वान थे, नीरज जी उनके मतलब उनके गुरु थे नीरज जी के। वहां गोपाल दास नीरज का भी मैंने क्या रूप देखा है, आपातकाल लगा हुआ था तो उस वजह से भी माहौल बदला हुआ था। वहां डॉक्टर कुंवर बेचैन से एक असली परिचय, उस तरह का परिचय हुआ जो जीवन भर के लिए मेरे लिए भी एक सीख बन गया। और वो सीख क्या थी? घनघोर आपातकाल में डॉक्टर साहब ने सुनाया, अपनी स्याह पीठ छुपाता है आईना, हमको हमारे दाग दिखाता है आईना। पूरी गजल व्यवस्था के विरोध में थी, लेकिन अपनी बात कैसे सलीके से कही जाती है, ये जो है वो, ये जो है सलीका जो है सीखने की बात थी। सिकवा अब वो उसमें जैसे अभी देखिए वो इमरजेंसी का दौर था, अभी जो मीडिया की हमारे हालत है उसको कंपेयर करिए। वो शेर उन्होंने तब भी सुनाया था कि शिकवा तो ये है, नहीं शिकवा नहीं कि क्यों ये कहीं डगमगा गया। अब डगमगाना तो ठीक है, किसी लोग भटक जाते हैं। अब शिकवा नहीं कि क्यों ये कहीं डगमगा गया, शिकवा तो ये है अक्स हिलाता है आईना। ये उस जमाने की अखबारों की मीडिया की बात कर, लेकिन अभी तो अक्स पूरे हिला हुआ है। तो वो एक बहुत बड़ी सीख थी कि घनघोर इमरजेंसी में अपनी बात बिना किसी नारेबाजी के सलीके से, बिंबों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से कैसे कही जाती है। तो वो वहां से एक तरह के मुझे सीख मिली। अब वही मैं बात कह रहा हूं कि वो मेरे लिए तो जब मैं युवा था तो मैंने उनको उस तरह बैठ के सुना था, मुझसे बहुत वरिष्ठ थे। लेकिन जब उन्होंने स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम हुआ, वो कवि सम्मेलनों के 50 साल उनके गुजर गए, तब जाकर के उन्होंने मुझे, तब मैं वहां तो आकाशवाणी में से मुझे मुख्य अतिथि बनाया। तो अपने से छोटों को इस तरह का स्नेह देना, उनको उस तरह से मतलब मैं हमेशा मतलब मंच पर जाते हैं तो एक एक का नाम नोट करते थे, एक एक का नाम। और वहां जो अध्यक्ष है, मुख्य अतिथि, फला विशिष्ट अतिथि, संयोजक, ये वो जो वो पूरी लिस्ट बना के रखते थे। ये बहुत बड़ी बात है, एक सम्मान कर देना। तो वो जो भी उस संस्था से जुड़े हैं, कहीं ऑफिस में काम है, तो ये छोटी बात नहीं, ये छोटी छोटी बातें होती जो किसी को बड़ा बनाते, छोटी बातें ही बड़ा बनाती। एक तो ये है। अब बहुत सारी खैर बातें हैं, मैं समापन को बहुत सारे लोगों को बोलना है, लेकिन एक तो मैं यही जो बात थी कि उनका जो दूसरा तरह का लेखन है, वो उस पर हमें आगे चल के हम जो भी इतने सारे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों के सामने ये समझ में आए कि खाली वही 1 दर्जन के करीब जो वही रचनाएं जो है, जो बेटी उस तरह की हैं जो गाई गई, वो तो हैं, लेकिन इसके अलावा 1-2 नहीं, सैकड़ों हजारों रचनाएं हैं उनके, उन पर भी विचार होना चाहिए। एक बात ये भी, इंसान वाली जो बात बार बार कही जाती है, इंसानियत वाली बात, मैं जब ये बात कहता हूं तो मैं बिल्कुल उसका कोण इसलिए बदल जाता है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं 7 राष्ट्रपतियों से और 9 प्रधानमंत्रियों से मुझे मिलने का मौका मिला, और जिस फील्ड के, जिस क्षेत्र का आप ले, उनके बड़े बड़े दिग्गजों से मुझे सौभाग्य मिला, ये आकाशवाणी के माध्यम से। लेकिन मेरी हमेशा एक वो रही है अवधारणा जो सही है कि एक अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी बात है। वो वही लोग आपके हजारों लोग में जीवन मिलते हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं वो हमेशा के लिए रच बस जाते हैं आपके मस्तिष्क मानस पटल पे, जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं। ये बहुत बड़ी छोटी बात नहीं है। आप कोई अरबपति बन जाए, उद्योगपति बन जाए, कुछ बड़े से बड़े कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाए, वो राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन अगर मनुष्य अच्छे नहीं है तो फिर सारा कुछ बेकार हो जाता है। उस नाते भी ये बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर कुंवर बेच, मैंने लिखा अपने पोस्ट में कि कविता तो का नुकसान तो हुआ ही हुआ, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि भारत से या धरती से
एक सच्चा संत जैसा एक इंसान चला गया, और इसमें कोई शक नहीं। संत जो है, बाकी जो तथाकथित संत हैं उनके आचरण क्या हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर कोरबेचन क्यों? इसलिए कि वो संत क्या करता है, सबको देना। कितने बड़े, मतलब खाली आप महान बन जाएं, आप अपने ज्ञानपीठ पालें, कुछ बन जाए, वो तो अपनी जगह है, अपनी आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, लेकिन कितना कुछ वो छोड़ गए हैं अपने शिष्यों और शिष्याओं के माध्यम से। कितना वो जो उनके नाम को आगे बढ़ा के, ये बड़ी बात है कि आप तो ठीक है, आप तो ने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आपने आगे क्या बढ़ाया सिलसिला, जिस विधा में आप संगीत में हो, कहीं भी हो, नई पीढ़ी को कैसे तैयार किया, नए लोगों को कितना आगे लाए, वो भी एक बड़ी बात है। बहरहाल बहुत सारी बातें कहने की हैं। मैं एक कविता, मुझे लगता है वो जैसे आज पता नहीं, कोशिश करूंगा मैं वो शेर सुना पाऊंगा नहीं, तो वो कविता क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपके अपने सिस्टम में आ जाती हैं, अपने जो है ना पूरे, जैसे नहाते समय मैं गुनगुनाता हूँ या वैसे गुनगुनाता हूँ, उसमें एक शेर आता है जो मैं कभी पूरा सुना ही नहीं पाता, वो जैसे ही वो शेर आता है वहां तक मैं पहुंच नहीं पाता हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ, मेरे आंसू आ जाते हैं। लेकिन आज कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब का वो, अच्छा अभी 8 अब संयोग ये बना कि अभी अमृत महोत्सव हुआ साहित्य अकेडमी का, डॉक्टर साहब मेरे साथी थे तब, फिर अभी एक कार्यक्रम हुआ उसमें भी वो साथ थे, फिर अभी एक कार्यक्रम हुआ क्या कहते हैं वो 8 तारीख को, अभी इसी 8 तारीख को, जिसमें हम थे और कोरबेचन साहब थे और एक और हमारे महेंद्र शर्मा थे, 3 ही लोग थे। तो वहां उन्होंने बहुत जल्दी खत्म कर दिया, तो मैंने फिर वो बीच में, अब वो क्या हस्तक्षेप की भी, डॉक्टर साहब लोग आपको सुनने के लिए जुटे तो आप और सुनाइए, और फिर फरमाइश भी आ गई, वहां लोग लिख रहे थे, फिर वो उन्होंने वही गजल सुनाई जो मैं अभी आपसे साझा करना जा रहा हूँ। हाँ, एक बात नहीं छूटे, क्योंकि आपने कहा था हिंदी में जो गजल स्थापित हुई है, नवगीत का तो मैंने जिक्र किया, हिंदी गजल को स्थापित करने में भी डॉक्टर कोरबेचन का बहुत योगदान है। उन्होंने पूरी किताब लिखी, जो वो कि जो उर्दू उसमें ढाला है मैंने हिंदी के उसमें, तो वो एक नया व्याकरण देने का उन्होंने जो प्रयास किया, वो भी कमाल की चीज है। तो वो भी उस योगदान को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए। तो अब वो मैं गजल वही साझा करता हूँ। आपका जो ये सुझाव है, आपका जो ये आदेश है ना, मैं खुद भी ऐसा चाहता हूं कि आज तो हमने श्रद्धांजलि उनके लिए रखी है, लेकिन उनका कृतित्व जो है वो भी इतना बड़ा है, और उस पर भी एक दिन जब भी थोड़ा सा समय ये सुधरे, क्योंकि अभी तो उस स्थिति में भी सब लोग नहीं है, उस पर जरूर, मेरा तो उनसे वादा था कि वो दोबारा आएंगे, 2 घंटे का एपिसोड हम लोगों ने किया था, फिर वो ये कह के बात हुई थी कि बेटा फिर मैं दोबारा एक दिन आता हूँ, वो नहीं पूरा हो सका, लेकिन हम लोग उनके कृतित्व पर एक दिन जरूर लंबे समय का प्रोग्राम करेंगे, जितने भी लोग जुड़े हैं, जो बीच में जुड़े हैं जाएं, लेकिन हम उनके कृतित्व पर एक पूरा कोशिश करेंगे कि उसमें से कुछ हिस्सा समेट सकें। जी सर। तो मैं उनकी गजल जो है उनके श्रद्धा के तौर पर अर्पित करता हूँ। मुझे लगता है जैसे वो गजल, आप सोलो करने की जरूरत नहीं, आप रहिए स्क्रीन पे, और मुझे कई बार लगता है जैसे ये गजल मतलब कहीं ना कहीं मेरी अपनी गजल है, जैसे कि ना बिल्कुल इतना जुड़ जाती है आपकी जिंदगी से, उस तरह की वो है। मैंने डॉक्टर साहब से ये बात कही हुई थी, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका मतलब मैं जिसको कहते हैं कि आपको सलाम करता हूँ कि आप कैसे सुना लेते हो, मैं उस शेर तक तो पहुंचते पहुंचते होता है मेरे तो वो बिटिया वाला जो शेर है, तो वो गजल मैं आपसे साझा करता हूँ। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। और शेर ये है कि प्यार का गांव है वो गांव कि जिसमें अक्सर, प्यार का गांव है वो गांव कि जिसमें अक्सर, खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। और वो शेर कि घर से निकला तो हंसी साथ चली बिटिया की, मेरे साथ वही मेरी बिटिया बाहर है, तो आप जानते हैं
तो घर से निकला तो हंसी साथ चली बिटिया की, खुशबुएं खुशबुएं देती रही नन्ही कली, मीलों तक चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। और शेर ये है कि माँ के आंचल में जो सिमटी तो घुमड़ कर बरसी, माँ के आंचल में जो सिमटी तो घुमड़ कर बरसी, मेरी पलकों पे जो एक पीर पली, मीलों तक चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। और एक शेर ये कि मैं हुआ चुप तो उधर, मैं हुआ चुप तो कोई और उधर बोल उठा, मैं हुआ चुप तो कोई और उधर बोल उठा, बात ये है कि तेरी बात चली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। और आइए आखिरी शेर की हम तुम्हारे हैं। अब ये भी बहुत बहुत प्यारा शेर है, शायद लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ता है कि हम तुम्हारे हैं कुंवर, उसने कहा था एक दिन, हम तुम्हारे हैं कुंवर, उसने कहा था एक दिन, मन में घुलती रही मिस्री की डली, मीलों तक चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। तो मैं बहुत बहुत भारी मन से, अच्छा एक बात आखिरी बात ये कहता हूँ, कैसे कुछ होता है, मैं तो मानता हूँ कुछ इस मेरे मेरा मतलब एक अपना एक है कि स्पिरिचुअल वेव्स जैसा कुछ होता है। कल चेतन जी से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं अभी फिर वेंटिलेटर पे, मैं वही पूछा, मैंने कहा वो तो फिर खबर सुनी तो अब क्या ताजा है, उनका अभी भी वेंटिलेटर पे ही है और खतरे। उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ कि मैं कोई मतलब इतना घनघोर मतलब, तो ममता जब आई तो मैंने कहा यार आज तो सुबह से ही रोने का मन हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा मेरे साथ। अब जब भी मैं डिप्रेशन होता हूँ तो कुछ खास तरह की वो मैं गजल वजल चला लेता हूँ, कुछ इस तरह चलो, तो बड़ा अजीब सा वातावरण। तो मैंने कहा यार कोई बहुत बुरी खबर मिलने वाली है, हमारे परिवार में भी कई लोग हैं वहां हमारे जहाँ कानपुर में जो कोरोना से ग्रस्त है वो, तो मैंने कहा कोई बुरी खबर मिलने वाली है यार, मैं बहुत बहुत डिप्रेशन हो रहा, क्या करूं। और फिर यही होता है कि कुंवर जी की खबर मिलती है। तो बहरहाल अब जो भी है वो जो होनी है जिसको कहते हैं उसको कौन टाल सकता है, वही है लेकिन यही है कि वो देह रूप से गए हैं और वो अपनी रचनाओं से बहुत बहुत लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि जो रचनाएं देखिए वही कि उनकी रचनाएं वो हैं जो आपने सहारनपुर का जिक्र किया, आप नहीं करते तो मैं करता, जो रचनाएं हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं, हमें ताकत देती हैं, वही रह जाएंगी और वही हमेशा गाई जाएंगी, दोहराई जाएंगी। अब जैसे उनका वो शेर कितनी जगह दोहराया जाता है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो वही वाली बात है। तो कोटेबिलिटी जो है, कोटेबिलिटी उद्धरणीयता ही किसी कवि को अमर बनाती है। वही 700 साल बाद अमीर खुसरो को भी अमर बना रही है, वही तुलसीदास को अमर बना रही है, जो हम कोटेशन हर बात पे चौपाई एक कुछ रख देते हैं, तो वही है। तो वो उद्धरणीयता इतनी है डॉक्टर कुंवर बेचैन की कविताओं में कि वो उद्धरणीयता उनको बहुत बहुत लंबी उम्र देगी, सैकड़ों साल हजारों साल के लिए, सैकड़ों साल। बहुत श्रद्धांजलि। ये बिल्कुल सही बात है सर। जाने से पहले मैंने जैसा कहा कि मुझे मौका मिला था कि मैं उनका इंटरव्यू करूं, और आपने एक सवाल मैंने आपसे उस दिन पूछा था, आपने मुझसे कहा था कि रवि आप उनसे जरूर पूछना। मैं कुंवर साहब को भी इस शो में शामिल करना चाहूंगा, ऐसे कभी नहीं चाहता था लेकिन करना पड़ रहा है। मैं उससे पहले बताऊं कि डॉक्टर फारूकी साहब हैं, सुहेब अहमद फारूकी, सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं। वो उसी गांव के हैं जहां से हमारे डॉक्टर साहब हैं, उसी गांव के हैं वो। उन्होंने कहा है कि वहां एक गली है, जो गली ये पटवारी बहुत हैं उस
उस बिरादरी में तो पटवारियान उस गली को बोलते हैं। तो अभी उसका नाम उन्होंने कहा है कि हम कूचाए कुंवर बेचैन हम लोग उस गली का नाम करेंगे, और उनके नाम पर डॉक्टर साहब का बहुत मन था कि शिक्षा के नाम पर कुछ बच्चों को जो है वो कोई दिया जाए सम्मान, कोई पुरस्कार दिया जाए, वो लोग वो शामिल करेंगे उस गांव में, ताकि उस गांव में जिंदा रहे, क्योंकि उस गांव में बहुत कम रहे कुंवर साहब, 2 साल की उम्र में ही निकल आए थे, लेकिन उन्हें इस बात का फख्र है कि उस गांव में कितना बड़ा शायर पैदा हुआ था। मैं आपका जो सवाल था, बड़े लोग किस तरीके से अपनी चीजों से वो करते हैं, आपको याद होगा आपने इस बात का जिक्र भी किया कि वो सब लिखते थे बैठकर। डॉक्टर साहब अगर किसी प्रोग्राम में हैं तो वो ये लिखते थे कि मैंने उनसे पूछा था, मैं वो चीज शामिल करना चाहता हूँ कि मैं चाहता था कि डॉक्टर साहब को हम सुने इसमें। आपके साथ जिन लोगों ने पढ़ा है, हमने तो सिर्फ सुना है, आप सभी लोगों ने एक बात कही है कि आप जब बैठते हैं तो ज्यादातर होता है कि शायर या तो कवि जो है अपने फोन पर है, आजकल तो फोन है या बातचीत में है या ध्यान नहीं दे रहे, आप बहुत ध्यान से सुनते हैं जो लोग सुना रहे होते हैं आपसे, भले ही वो जूनियर्स भी हों, छोटे आपसे हों, और आप उसको लिखते हैं। ये काफी लोगों ने मुझको बताया। तो वो सर, आप, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप क्यों लिखते हैं सर, और लिखने के बाद मतलब उसका क्या मकसद है सर? और ये पता मुझे किसने कहा, मैं नाम के साथ बता दूं, आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने कहा कि रवि आज बात पूछना। सभी लोग जानते हैं और मैं भी बता रहा हूँ, सभी लोग जानते हैं बात को। असल में कौतूहल वश वैसे ही मैं जैसे सम्मेलन में जाता था ना जी, तो भाई कहाँ गया मैं सम्मेलन में, जगह का नाम लिखिए, सभी लोग लिखते ही है ना, कौन सी ट्रेन से गए, कौन सी ट्रेन से जाना है, कौन से करना है, वहां पर कभी सम्मेलन में किसने अध्यक्षता की, कौन सी संस्था थी जिसने सम्मेलन कराया, किसने संचालन किया, है ना, और कौन से मुख्य अतिथि थे, और उसके साथ साथ ऑडियंस कैसी थी, कितनी थी, पांडाल में थी, हॉल में था कभी सम्मेलन वगैरह वगैरह, ऐसे अपने मन के लिए, अपने कौतूहल के लिए लिख लेता था। कौन से कवि आए थे उसमें, और किस कवि ने कौन सी कविता सुनाई, एक एक लाइन कहा कि वैसी कौतूहलवश। फिर मैं सुना, ऐसा करने के बाद मुझे लगा कि ये काम अच्छा हो सकता है, क्यों ना मैं कवि, जो मेरे चश्मदीद कवि सम्मेलन है जिसमें मैं बैठा, वो कोई किसी सुनी सुनाई बात नहीं, जहां मैं मौजूद हूँ, मुझे पता है किसने क्या सुनाया, मुझे पता है क्या 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 हुआ वहां पर। तो इसलिए मैंने उनको लिखना शुरू किया, और मुझे लगा कि ये तो हम कवि सम्मेलन का वाचिक परंपरा जो कवि सम्मेलन की मुशायरों की है, उसका एक इतिहास लिखा जा सकता है। तो मैंने लगभग 5000 कवि सम्मेलन मैंने अपनी जिंदगी में किए हैं जी, देश विदेश में। तो मैं सब पर, तो मुझे शुरू से आखिर तक मैं बैठता हूँ, किसने क्या लिखा, क्या 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 कहा। और मेरी आदत, वैसे पहले से भी मेरी आदत थी, मंच पे बैठा हूँ तो बैठा हूँ, मैं किसी विशेष काम के लिए 2-1 मिनट के लिए चला जाऊं, अदरवाइज मेरी वो आदत नहीं है कि मैं कभी सम्मेलन में उठ के जाता। कुछ तुम बदल के देखो, कुछ हम बदल के देखें, जैसे भी हो दिलों का मौसम बदल के देखें। अब इन पे जिंदगी की लय टूटने लगी है, आओ कि साज बदलें, सरगम बदल के देखें, जैसे भी हो दिलों का मौसम बदल के देखें।